नमस्कार। आज का हमारा विषय है असगर वजाहत अंतरा भाग 2। ठीक है। असगर वजाहत एक सामाजिक कवि हैं। क्या है? सामाजिक कवि। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के मूल स्वरूप को उसके भीतर मौका परस्ती उसके भीतर छिपी मौका परस्ती और धोखाधड़ी को उजागर करने का प्रयत्न किया है। उनका साहित्य मतलब उन्होंने जो समाज में जो धोखाधड़ी और एक तरीके से उस मतलब धोखा देने की प्रवृत्ति जो लोगों के बीच है या राजनेताओं के बीच है, उसको उन्होंने उजागर किया है और समाज से उसे दूर करने का प्रयत्न किया है। उनका साहित्य में व्याप्त उनका समाज उनका उनका जो साहित्य है वो समाज में व्याप्त विकारों को उजागर करता है। देखिए, उजागर करता है और उससे निवारण का मार्ग सुझाता है। यानी कि विकारों को जो है उजागर भी करता है और उससे बचने का जो है मार्ग भी बताता है। वजाहत जी ने शासन व्यवस्था और उसके पीछे कार्य कर रहे उद्देश्यों को पहचाना और जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। उनका जो है मुख्य रूप से क्या था कि जो शासन व्यवस्था है वो लोगों को किस प्रकार से भ्रमित करती है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है, वो जो है उन्होंने उजागर कर जनता के समक्ष जो है प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह लेख असगर वजाहत के कुछ कविताओं के मूल सार, प्रश्न उत्तर तथा इसमें जो है हमने जो तैयार किया है सप्रसंग व्याख्या, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः इस लेख को जो है आप अंत तक पढ़ें। यह लेख असगर वजाहत जी का महत्वपूर्ण लेख है, जिसमें उन्होंने उसमें सत्ता तथा समाज के स्वरूप को उजागर करने का प्रयत्न किया है। सत्ता किस प्रकार जनता को धोखा देती है, उसे छल से मतलब छल से अपना मित्र बताती है। जो राजनेता है वो जो है जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो वो अपना मित्र और आपको जो है हितैषी और सबसे बड़ा जो है आपका शुभ चिंतक बताती है, अपना चारा बनाती है और भोली भाली जनता को जो है बेवकूफ बनाती है। पोशाकधारी भेड़ियों के झांसे में आ जाते हैं। जो राजनेता है उनके झांसे में भोली भाली जनता आती है और अपना अहित कर बैठती है। लोगों के आंखों पर इस प्रकार का चश्मा चढ़ा दिया जाता है कि उन्हें जो दिखाया जाता है वही दिखता है। अर्थात लोगों के आंखों पर जो चश्मा चढ़ाते हैं कौन? राजनेता। और वो जो अपनी बातें बताना चाहते हैं, जो जनता है वो भी उनके झांसे में आती है और उसके द्वारा बताए हुए और अपने द्वारा बताते हैं कि मैंने ये विकास किया, मैंने वो शिक्षा के लिए काम किया, रोजगार के लिए किया। मगर क्या होता है वास्तविकता? वो जो है सभी को पता है। वो चुनाव होने के बाद ही जनता को समझ में आता है कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा सोच विचार करने की क्षमता उनके पास नहीं रह जाती। अर्थात वह जो है पूरी तरीके से नेताओं के झांसे में आ जाते हैं। अब छोटा सा हम जो है लेखक का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। अगर पेपर में आता है तो हम जो है थोड़ा इसका सहारा लेते हुए विस्तार से जो है लेखक का और परिचय हम लिख सकते हैं। पहला तो इनका जन्म 1946 उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ। आरंभिक शिक्षा जो है इन्होंने अपने वहीं से लिया और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो जिन्ना वाली जो हमेशा वहाँ से बातें आती है। ठीक है। कार्य कार्य जो उन्होंने 1955 से 56 असगर वजाहत ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। और देखिए इनका जन्म 1946, 46 और 4 50 और 55 इन्होंने जो है ये आरंभ कर दिया था। अर्थात 9 साल में इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था लगभग। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में जो है ये यूनिवर्सिटी है और ये बहुत प्रसिद्ध है। विश्व में भी इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है और यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर की जो है ये अधिकतर शिक्षा होती है। तो यहाँ से इन्होंने अध्यापन कार्य जो है अपना आरंभ किया। असगर वजाहत की कुछ रचनाएं हैं। कविता संग्रह है दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कुछ, आधी बनी, मैं हिंदू, और कुछ इनके नाटक हैं जैसे फिरंगी लौट आए, इत्रा की आवाज, वीरगति, समीधा, जिन लाहौर, नई देखा, अकी। ठीक है। इनके जो है कुछ नुक्कड़ नाटक हैं। सबसे सस्ता गोश्त संग्रह है इनका।
इसमें जो है कई सारे नाटकों का जो है इन्होंने संग्रह बना रखा है। फिर उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, रात में जागने वाले, पहर दोपहर, सात आसमान, कैसी आगी लगाई। और इन्हें जो इनकी रचनाओं के लिए या इनकी जो है कार्यवाही के लिए जो पुरस्कार और सम्मान मिला गया वो है हिंदी सम्मान साहित्य अकादमी। ये हमें इसको 2000 में प्राप्त हुआ। सृजनात्मक लेखन और संस्कृति पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है, सृजनात्मक लेखन और संस्कृति पुरस्कार। अब इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताओं को हम जो है देख लेते हैं ताकि इनके जो है लेखन शैली को हम आसानी से समझ सकेंगे। इन्होंने अपने लेखन में समाज के यथार्थ को जगह दिया है, अर्थात समाज के यथार्थ यानी कि वास्तविकता को जो समाज में घटित हो रही है उसी जो है प्रसंग को इन्होंने उठाया है। इनके जो है साहित्य में आम मजदूर है, आम जनता है, शोषण और शोषक के अत्याचार को दर्शाया गया है, यानी कि सामान्य जनता और जो उस पर शोषण करने वाले लोग हैं यानी कि राजनेता है, सामंत है, महंत है। तो इस प्रकार के जो अत्याचारी और शोषक दोनों वर्ग को जो है इन्होंने समाहित किया है। इन्होंने कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है और लघु कथा लिखी है। फिल्मों एवं धारावाहिक के लिए भी इन्होंने पटकथा लिखी है। फिल्म एवं धारावाहिक के लिए इन्होंने पटकथा लिखी है। पटकथा एक हमारा जो है मीडिया उसमें पढ़ने को भी आता, पटकथा किसे कहते हैं, वह कथा जो पर्दे पर दिखाया जाता है, अर्थात सिनेमा घर और नाटक में जिसके लिए जो मतलब दिखाने के लिए जो कथा लिखी जाती है उसको हम पटकथा कहते हैं। अब इनकी भाषा शैली कैसी है, इन जो ये लेखन कार्य करते हैं वो जो है किस प्रकार की है, तो इनके भाषा में व्यंग्य है, व्यंग्य की तीक्ष्णता, क्योंकि ये जो है शोषण और शोषित के बीच जो है किस प्रकार का बर्ताव होता है उसको इन्होंने उजागर किया है। शासन व्यवस्था को जो है इन्होंने जो भोली भाली जनता को छद्म रूप से जो है बहलाती है उसको जो है उजागर किया है। तो इनकी भाषा में व्यंग्य और तीक्ष्णता है, साथ साथ गंभीरता भी है, यानी कि ये जब बात लिखते हैं तो जनता इस पर सोच सके, विचार कर सके और उस पर अमल कर सके, यानी कि वह गंभीरता भी है। सहजता के दर्शन होते हैं, मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग के कारण सहज और सादगी से परिपूर्ण है। व्यंग्य का सहारा लेते हुए समाज, राजनीति और अव्यवस्था की सत्यता को उद्घाटित किया है, यानी कि इन्होंने इनकी जो भाषा शैली है वो समाज की राजनीति, व्यवस्था, सत्यता इन सब को जो है उद्घाटित करने के लिए जो भी मतलब भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हैं वो इन्होंने किया है, ताकि जो है भोली भाली जनता उनकी बातों को आसानी से समझ सके और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को वो समझ सके, जान सके। अब इस पाठ में आप पढ़ेंगे जो इन्होंने लिखा है, एक तो शेर है, पहचान है, चार हाथ है, साझा है। चार जो है इन्होंने कहानी, लघु कहानी है इनकी, और इसके माध्यम से उन्होंने पूरी शासन व्यवस्था को जो है उन्होंने उजागर किया है। तो इनकी जो ये कहानी है ये लघु कथा के रूप में है। पाठ की मूल संवेदना है, इन चार लघु कथाओं में लेखक ने व्यवस्था, शोषण तंत्र और मजदूर किसानों की समस्याओं पर करारा चोट किया है। तो जो पहला शेर है वो शेर जो कहानी है वो व्यवस्था पर है, और पहचान जो है वो शासन के शोषण तंत्र पे है, और मजदूरों की समस्या जो है इसमें साझा वाले पे और चार हाथ पर लिखा है इन्होंने। अब शेर व्यवस्था का प्रतीक, ठीक है, अब शेर क्या है, व्यवस्था के प्रतीक के रूप में इन्होंने लघु कहानी लिखा है। शेर असगर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। प्रतीकात्मक ये प्रतीक के रूप में है और व्यंग के रूप में इन्होंने लघु कथा लिखी है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, यानी कि जो शेर है वो शासन और मजबूती, मतलब उसमें शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली जो है जो लोग होते हैं वो शासन करते हैं। तो असगर वजाहत ने शेर को शासन व्यवस्था से जोड़कर जो है प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। जो अभी तक खामोश रहती है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती, जैसे ही व्यवस्था उसके खिलाफ उंगली उठाती है। यानी कि शेर के खिलाफ जैसे ही कोई मतलब शासन के खिलाफ कोई भी उंगली उठाता है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है। यानी कि शेर को अगर कोई छेड़ता है तो उसे जो है वो मतलब चबाकर खा जाना, यानी कि मृत्यु देना, यानी कि उसको तहस नहस कर देना, उसकी सत्ता को समाप्त कर देने का प्रयत्न करती है।
सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाने और प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। आपने जो है महसूस किया होगा, चुनाव के समय जो राजनेता आते हैं, नेता आते हैं, वो विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देते हैं कि मैं आपका ये काम करा दूंगा, आपके जो है सरकारी नौकरी हो जाएगी, आपकी शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी, आपकी चिकित्सा व्यवस्था हो जाएगी, आपकी नालियाँ बनवा दूंगा। तमाम तरह का प्रलोभन देते हैं और अपने जो है साथ मिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आज तक हम जो है 70 साल 75 साल से वोट दे रहे हैं हम, मगर इस प्रकार का जो है कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। राजनेता केवल 5 सालों के लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। शासन व्यवस्था वैसे ही रहती है, वैसे ही कार्य करती है। शेर द्वारा दिए गए प्रलोभन से गधा गधा भी प्रतीक रूप में है, यानी कि जो मूर्ख लोग हैं वो, और लोमड़ी जो चालाक लोग हैं, और उल्लू और कुत्ता का समूह बिना कुछ सोचे बेचारे उसके मुंह में जा रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है, शेर कौन है? राजनेता, ठीक है। और गधा, लोमड़ी, उल्लू, कुत्ता, ये कौन है? ये हमारा समाज है, ठीक है। जिसमें मतलब गधा किसको कहते हैं हम लोग? कि जो आदमी बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आता, जिसको जो है सब कुछ देखते हुए भी वो मतलब पहचान नहीं कर पाता। धूर्त लोग, उल्लू, कुत्ता, मतलब इस तरीके के जो है प्रतीकात्मक रूप से समाज को जो है संबोधित किया है। तो ये लोग जो है बिना कुछ सोचे समझे उन राजनेताओं के झांसे में आ जाते हैं और उनके पल्ले पड़ जाते हैं। प्रमाण प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास। भोली भाली जनता प्रमाण को अधिक महत्व न देते हुए विश्वास के आधार पर शोषक वर्ग, सत्ता वर्ग की बात मान लेती है, ठीक है। जो हमारी भोली भाली जनता है, हम लोग हैं, वो क्या है कि प्रमाण नहीं देखते, उसने कितना काम किया, क्या किया, वो वास्तविकता को हम लोग नहीं देते, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा की बहुत भारी कमी है। तो हम प्रमाण न देखकर जो मीठी मीठी बातें राजनेताओं द्वारा की जाती है, जो विश्वास दिलाया जाता है, उनकी बातों में हम लोग आ जाते हैं और सत्ता वर्ग हमारा जो है शोषण कर पाते हैं। यह जानते हुए भी कि शेर एक मांसाहारी है। शेर शेर कौन है? राजनेता, ठीक है। एक मांसाहारी है। मांसाहारी मतलब कि वो अपना जो है अपना प्रभाव कर सकता है, शक्तिशाली कर सकता है, जो सभी को खा सकता है, अर्थात समाज को जो है वो बुरा कर सकता है। हम जानते हैं सभी जानवरों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि शेर अब अहिंसा और अस्तित्ववादी का समर्थन हो गया है, अर्थात भोली भाली जनता को यह सिखाया जाता है कि अब जो है नेताजी हमारे चेंज हो गए हैं, अब वह जनता के भलाई के लिए कार्य करेंगे, वो जो है अब अहिंसावादी हो गए हैं और तमाम तरीके के कार्य करने के लिए वो जो है अब तैयार हैं। तो इस पर जो है भोली भाली जनता उसके झांसे में आ जाते हैं और वह जानवरों का शिकार नहीं करेगा। अतः जानवर उनकी बात मानकर ये शेर के मुंह में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि सब जानते हुए भी उसके जो है बहकावे में आ जाते हैं। किंतु जैसे ही लेखक कुछ लोगों को प्रमाण को ही अधिक मानते हैं, उन्हें सत्ता कुचलने का प्रयास करती है। अब जैसे समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो मतलब शासक राजनेता की बातों को समझते हैं, उनकी चालों को जानते हैं। अगर वो कुछ बोलने का प्रयत्न करते हैं, बुद्धिजीवी लोग, तो यह सत्ता के लोग, यह राजनेता उन्हें कुचलने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें दबाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आपने ओरिजिनल जिंदगी में भी आप देखा होगा, कोई अगर सत्ता के खिलाफ बोलने का प्रयत्न करते हैं तो हजारों तरह के मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। उसके द्वारा मतलब हजारों तरह की प्रताड़नाएं दी जाती है ताकि वह लोग दब सकें और उनके जो है जो वास्तविकता है उसको उजागर न कर सके। तो दूसरा हमारा कहानी है इनका पहचान। इसमें राजा द्वारा दिए गए हुक्म। राजा ने अपने राज्य में उत्पादन के लिए खैराती, रामू, छिद्दू आदि आम जनता को यह आज्ञा दी कि अपनी आंखें बंद कर काम करें। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ शोषित और शोषण दोनों के जो है वर्ग को उजागर किया है। राजा यहाँ पर क्या है? उत्पादन करने वाला, यानी कि कंपनी का मालिक, और ये जो है क्या है? खैराती, रामू, छिद्दू, ये जो है मजदूर वर्ग है, जो आम जनता है। इनको आज्ञा क्या दी जाती है कि जो भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, जितना उनको बोला जाता है वो आंख बंद कर काम करते रहें और जो है बिना कुछ प्रश्न किए हुए केवल अपने जो है काम पर ध्यान रखें।
अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले, यानी कि कुछ सुनने, देखने या बोलने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुम केवल अपने कार्य करो और अपनी तनख्वाह लो। अपने होठ सिलवा ले, क्योंकि बोलना उत्पाद में सदा बाधक रहा है। यानी कि मजदूर अपने अधिकारों के लिए ना कुछ बोले और ना ही कुछ आवाज करे। उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने का हुक्म दिया गया। अब आगे हम जो है बताते हैं कि इसमें क्या जुड़वाने और क्या कटवाने के लिए जो है मिल का मालिक है वो कहता है, जिससे राजा आश्चर्यजनक रूप से दिन प्रतिदिन प्रगति करने लगा। ठीक है, यहाँ मजदूरों के शोषण के लिए जो है पूरा प्रबंध किया गया था, उसको हमारे लेखक ने उजागर किया है। राजा की निरंकुशता का परिणाम। इस कहानी में शासन तंत्र की निरंकुशता और लालच को दर्शाया गया है। इस कहानी में शासन तंत्र, जो शासन कर रहा है मिल मालिक, वो और उसकी निरंकुशता को, लालच किस कदर उसकी बढ़ी हुई है उसको जो है दर्शाया गया है। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। अगर जनता शासक को उसके मन मुताबिक कार्य करने दे तो वह सदैव निरंकुश हो जाएगा। अगर प्रजा अपने राजनेता पर, अपने शासन व्यवस्था पर उंगली न उठाए तो आप जानते हैं राजनेता हमेशा ही जनता के विरुद्ध कार्य करते हैं, वह अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। वह जो है निरंकुश हो जाते हैं, जनता का उन पर कोई अंकुश नहीं रह पाता, वो अपने मनमानी के अनुसार कार्य करते हैं। प्रगति के नाम पर समस्त साधनों को हड़प कर अपना भला करना चाहते हैं। आपने जो है बड़े बड़े राजनेताओं को देखा होगा, कितने सारे घोटाले करते हैं, कितने सारे जो है वो संपत्ति प्रॉपर्टी बनाते हैं। क्या वो उनकी खुद थोड़ी ना है, उनकी क्या कमाई होती है राजनेताओं की, मगर वही 2 नंबर के जो है जो उसके साधन होते हैं उसी से कमाई होती है। गरीब जनताओं के जो भलाई के लिए पैसे दिए जाते हैं, जो भूमि दी जाती है, उनको यह 2 नंबर के माध्यमों से हड़प कर ये अपना बना लेते हैं। ऐसे शासक वर्ग को बहरी, गूंगी और अंधी जनता पसंद आती है, जो केवल उसकी आज्ञा का पालन करे। और ऐसे शासक वर्ग उन लोगों को पसंद करते हैं जो गूंगी हो, मतलब जो व्यक्ति कुछ बोलता ना हो, जो जनता कुछ बोलता ना हो, जो जनता जो है कुछ देखती ना हो, और जो मतलब कार्य हो रहा है उसके जो है हाँ में हाँ मिलाए, राजा के आज्ञा का पालन करे, उसके जो है किसी भी चीज पर उंगली ना उठाए, कोई सवाल पैदा ना करे। खैराती, रामू, छिद्दू ऐसी जनता के प्रतीक है जो आंख मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करती है। अब ये कौन है खैराती? और ये आम जनता है, जो भारत की जो है अधिकतर मजदूर वर्ग है, ये जो आंख मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करती है कि हमारा राजा जो कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। पर जब तक वह अपनी आंखें खोलते हैं राजा अत्यधिक बलशाली हो चुका होता है। मतलब जब आम जनता को यह मालूम होता है कि राजा उसका शोषण कर रहा है, उसके अधिकारों को मार रहा है, तब तक जो है वह राजा इतना बलशाली होता है कि आम जनता उसका कुछ नहीं कर पाती है, उसका विरोध करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और वह मजदूर और निम्न वर्ग तक ही सीमित रह जाते हैं। उनकी पीढ़ियां भी इसी तक सीमित हो पाती है। अगला जो है हमारा कहानी है चार हाथ। चार हाथ। चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। तो यहाँ पर क्या है, पूंजीवादी यानी कि जो पैसे वाले हैं, और मजदूर जो इन पूंजीवादियों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, शोषण को उजागर करती है ये कहानी चार हाथ। इस व्यवस्था में पूंजीवादी और मजदूर दोनों के बीच के जो है गहरे खाई को प्रदर्शित करती है। मिल मालिकों का लालच मजदूरों का शोषण करना बनता है। मिल मालिक मजदूरों को मात्र एक रूप में लेता है। अब देखिए, मिल मालिक और मजदूर, आपने कभी सुना है इनके आपस में कभी जो है संबंध अच्छे रहते हैं? मिल मालिक सदैव जो है शोषण करने के लिए ललायत रहता है, अपने जो है मुनाफे के लिए। वहीं मजदूर अपने जो है छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करता है, और अपने शोषण के विरुद्ध जो है सदैव आवाजें उठाता है। तो इन दोनों के बीच में जो है जो संघर्ष और टकराव होता है, उसमें हानि किसका होता है? सदैव मजदूरों का होता है। ठीक है, तो इसमें जो उसको लाभ देंगे वह हर संभव प्रयास करते हैं कि उन मजदूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाए। ठीक, तो मजदूर मजदूर ये जो है मालिक, मिल मालिक, ये क्या करते हैं कि जो है उनको अधिक से अधिक पैसा मिले,
और मजदूरों का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाए, वह कभी भी मालिक बनने की ना सोचे, वह जो है संघर्ष के लिए ना सोचे, वह विरोध ना कर सके, केवल उनके इशारे पर काम करते रहें। और इतना ही नहीं, इशारों पर कार्य करते हुए वह दुगना जो है मुनाफा जो है दे सके, उनके उत्पादन में जो है वृद्धि हो सके। मजदूर जो है इसके लिए वह क्या करते हैं, मजदूरों को जो जीवित है उनके हाथों को कटवा देते हैं, और जो है मजदूर ये क्या है, लोहे का हाथ लगाकर लगा देते हैं, जिससे उनके उत्पादन बढ़ सके। यह सभी क्या, ये पूंजीवादी व्यवस्था है, और इसमें मजदूरों का शोषण करने के लिए वो हजारों तरह की युक्तियां लगाते हैं, जिसके उसमें जो है बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि मजदूरों का अगर लोहे का हाथ हो तो वो जो है कभी थकेंगे नहीं, काम ज़्यादा कर सकेंगे। तो इस कारण जो है मजदूरों के हाथ कटवा दिए जाते हैं, और ये लोहे के हाथ लगाए जाते हैं, जिसमें जो है कई सारे मजदूर मर जाते हैं। जबकि आदमी को जो है, जो ओरिजिनल हाथ है उसको कटवा कर लोहे का हाथ लगाया जाएगा, तो वास्तविक है कि जो है मजदूर मरेगा। अंत में उसे समझ आता है कि यदि उत्पादन और मुनाफा चाहिए तो मजदूरी आधी कर दो और दुगने मजदूर रख दो। अब देखिए यहाँ क्या युक्ति है, जब लोहे के हाथ लगाया और मजदूर मरने लगे, तो उन्होंने एक बैठक की और क्या कहा, अगर उत्पादन और मुनाफा चाहिए तो मजदूरी आधी कर दो, यानी कि मजदूरी जो पैसे मिल रहे, जो उनके वेतन है उनको आधा कर दो, और उन आधे जो मतलब वेतन काटे गए हैं उससे और मजदूर रख लो। अब देखिए पहले ही शोषण किया जा रहा था और ऊपर से यहाँ पर और शोषण, तो इन्हीं सभी को जो है असगर वजाहत ने अपने कहानी में उजागर किया है। अगला हमारा जो है ये है कहानी, वो है साझा। मैं आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन किया है। ठीक है, साझा में आज़ादी के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले अंग्रेज तो जो है, अंग्रेज सामंती व्यवस्था है तो जो है किसान को बदहाल तो कर ही रहे थे। आज़ादी के बाद जब मतलब देश आज़ाद हो गया, व्यक्ति आज़ाद हो गए, तो उसके बाद भी जो ये बदहाली जो स्थिति रही है उसको यहाँ पर वर्णित किया गया है। पूंजीपतियों व गांव के प्रभुत्व, देखिए यहाँ पे पूंजीपति जो सेठ साहूकार हैं, जिनके पास खूब ढेर सारी जो है प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, और प्रभुत्वशाली गांव के प्रभुत्वशाली वर्ग की नज़र में किसान की जमीन और उत्पाद पर हर संभव प्रयास द्वारा उसे हासिल करना चाहते हैं। जो किसान के पास, जो छोटे छोटे किसान हैं, अगर उनके पास छोटी मोटी खेती है, उन्हें भी ये लोग हड़पना चाह रहे हैं। कौन लोग? पूंजीपति और गांव के अमीर लोग। ठीक है, हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। हाथी कौन है? ये समाज के वो पूंजीपति लोग हैं और प्रभुत्वशाली लोग हैं, जो सदैव अपने विशाल काय शरीर के कारण छोटे मोटे जो है जीव जंतुओं को परेशान करते हैं, यानी कि जनता को प्रभुत्वशाली लोग परेशान करते हैं, उन्हें धोखा रखते हैं, धोखा देते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी है, जो किसान की सारी मेहनत और कमाई को धोखे से हड़प लेता है, और किसानों को पता भी नहीं चलता, किसान सक्षम होते हुए भी लाचार होते हैं। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो मोटा मोटी यह निष्कर्ष निकल के आएगा। हाथी मतलब एक गांव का जो प्रभुत्वशाली लोग है, वो किसान के साथ मिलकर गन्ने की खेती करते हैं साझे में, और जब फसल बढ़िया तैयार होती है तो क्या है कि वह उन फसल को हड़प लेते हैं, और लोग जो किसान हैं उनके पास बहुत ही कम मजदूरी मिलती है, या जो है गन्ने का जो है भाग मिल पाता है, क्योंकि वह कमज़ोर और लाचार हो जाते हैं। यहाँ पर पूंजीपति और प्रभुत्वशाली लोग अपनी स्थिति को जो है मजबूत कर लेते हैं। अब इसमें से कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं, दो चार प्रश्न मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण, उत्तर इसके साथ ही है। प्रश्न: प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो उत्तर अपना होगा, ये लघु कथा शेर से ली गई है। इन पंक्तियों में लेखक ने भोली भाली जनता और धूर्त सत्ता के बारे में बताया है। किसके बारे में? धूर्त सत्ता के बारे में बताया है। लेखक यह मानने को तैयार नहीं है कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है। जो शेर है वो क्या है? अपना शासन व्यवस्था का प्रतीक है, और लेखक ये नहीं मान रहा है कि उसके मुंह में जाकर कोई जो है कार्य मिल पाएगा, यानी कि उसके चंगुल में जाकर कोई ऐसा भला हो पाएगा, किंतु उसे बार बार यह विश्वास दिलाया जाता है कि शेर के मुंह यही सब दुखों का अंत है। शेर का मुंह हिंसा का प्रतीक है, यह सभी जानवर मानते हैं, किंतु केवल विश्वास दिलाने पर वह स्वेच्छा से मुंह के अंदर जा रहे हैं। आज का सत्ताधारी व राजनीति वर्ग भी सर्वप्रथम लोगों को विश्वास हासिल करता है, उसके पश्चात उनका शोषण करता है, जिसका
पता जनता को नहीं चलता, वह अंत तक यही सोचती है कि सत्ता उसके हित के लिए काम करती है। अर्थात यह शेर की जो है जो कहानी है उससे जो है लिया गया है। और इसमें जो है जो शेर है वो सत्ताधारी है, राजनेता है, और जो सामान्य जनता है उसका जो है किस प्रकार से उपयोग करती है, बहलाती फुसलाती है, उसके ऊपर जो है यह पूरा उत्तर जो है देना है अपने आप को। शेर कहानी के आधार पर हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर होगा अपना इस प्रकार से। शेर नामक लघु कहानी में हमारी सत्ता और व्यवस्था को लेखक ने आम आदमी का प्रतीक माना है। किसको? शेर नामक कहानी में जो सत्ता और व्यवस्था है, लेखक ने आम आदमी को इसका प्रतीक माना है। शेर है सत्ता, और जो व्यवस्था है उसमें जो भोली भाली जनता है उसको जो है आम आदमी के रूप में इसमें जो मतलब कुत्ता बिल्ली और इस तरीके से जो उसने लिया है गधा, वो प्रतीकात्मक रूप से क्या है, आम आदमी है वो। ठीक है, लेखक कहना चाहता है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहे। विरोध करने पर खुखार हो जाती है। ऊपर से देखने वाले शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय तथा बुद्ध का अवतार प्रतीत होते हैं। जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश करने का संकल्प करता है तो शेर की वास्तविकता अपने आप प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से हम जो है यह उत्तर लिखेंगे। अब देखते हैं सप्रसंग व्याख्या भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से दे देगा। अगले दिन मैंने कुत्तों का एक रोजगार दफ्तर है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ डॉट 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 रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रसंग लिखना है पहले, उसमें पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, फिर संदर्भ एक लिखेंगे। इसमें जो है शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है। लेखक दिखाना चाहता है कि दिखावा करने वाले, सत्ता का साथ देने वाले चापलूसियों पर व्यंग किया है। इसमें अपना फिर व्याख्या लिखना है। व्याख्या अपने अनुसार लिखेंगे। कुछ इस प्रकार हो सकता है। लेखक कहता है कि छोटे छोटे जानवर विभिन्न प्रलोभन में फंसकर शेर के मुंह में जाते देखा है। कुत्ता जो सभी सत्ता का विरोध में नारे लगा रहा था, कभी हंसकर गा रहा था और कभी व्यवस्था से डरकर शेर के मुंह में जा रहा था। यानी कि जो है यहाँ पर आम जनता की विवशता को दिखाया गया है, जो कभी हंस रहा है, गा रहा है और स्वयं स्वेच्छा से जो है उसके चंगुल में फंस रहा है। अर्थात व्यवस्था का विरोध करने वालों का यह समूह व्यवस्था की शक्ति के आगे विवश है। यानी कि जो आम आदमी है, जो व्यवस्था का निर्माण करता है अपने वोट से, वही जो है इन शक्तियों के आगे स्वयं को विवश मानता है। उनका समर्थन करने के लिए, उनकी आज्ञा मानने के लिए विवश है। यानी कि राजनेताओं की आज्ञा को मानना, उनका जो है उनकी बातों को समर्थन करना, इसके लिए जो है आम आदमी वोट देकर विवश हो जाता है। लेखक ने अपने यह छद्म क्रांति है जो दिखावा है, सत्ता का विरोध करते हैं, भीतर ही भीतर दुम दबाकर उसका समर्थन करते हैं। शेर को अहिंसावादी, शेर कभी अहिंसावादी हो सकता है क्या, ये सोचेंगे एक बार। शेर हमेशा मांस खाता है, और वो मांस मतलब निर्दोष और जो मतलब भोली भाली जो जानवर होते हैं उन्हीं लोग का। यानी कि शेर यहाँ पर है अपना शासन व्यवस्था, और जो इसका चारा है वो अपने सत्ता और गरीब लोग, गरीब मजदूर हैं। ठीक है, अस्तित्व की रक्षा करने वाला घोषित करता है। यानी कि इसका छद्म रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। लेखक ने शेर के कार्यालय में जाकर कर्मचारियों को रोजगार के दफ्तर के बारे में पूछा। कर्मचारी उन सुविधा भोगियों और चापलूसों का प्रतीक है जो केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कर्मचारियों के अनुसार जनता को यह विश्वास है कि या फिर यह वह व्यवस्था दिलाया गया कि शेर के मुंह में ही सारे दुखों को देने वाला है। अर्थात व्यवस्था और शासन ही तुम्हारा सारे दुखों को दूर करेगी। सच्चाई यह है कि प्रमाण, अर्थात यह सिद्ध होता है कि व्यवस्था के कारण सारी समस्याएं हैं, किंतु लोगों ने प्रमाण से अधिक विश्वास पर महत्व दिया है। यहाँ पर जो लेखक कार्यालय में, शेर के कार्यालय में जाकर और रोजगार के लिए जब बात करता है, तो वहाँ जो है लेखक ने प्रमाण जो है देने का प्रयास किया है कि भोली भाली जनता जो है प्रमाण पर विश्वास करे, उनकी बातों में उनकी चापलूसी भरी जो छद्म रूप है उस पर झांसे में न आए। अब इस सप्रसंग व्याख्या में एक लास्ट भाग होता है
इसमें भाषा विशेष या इसकी जो है जो विशेषता है वो लिखना होता है। लेखक ने प्रतीकों के माध्यम से व्यंग किया है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर पूरे प्रसंग में प्रतीक जो है उन्होंने लिया है, जैसे कुत्ता, गधा और शेर, ये सब प्रतीक है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। कुत्ता समूह, झूठे क्रांति या कर्मचारी सुविधा, भोगी चापलूसी, छोटे जानवर आम जनता का प्रतीक है। छोटे छोटे संवाद में गहनता छिपी है। भाषा सादगी से पूर्ण चिंतन प्रधान है। व्यंग्यात्मक शैली है। लेखक लेख से अलग चलने वालों का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि जो है लेखक जो है प्रबुद्ध, मतलब जो सोच विचार कर सकते हैं, जो मतलब एक भेड़ चाल से अलग हटकर जो विचार कर सकता है, उसका जो है प्रतीक है यहाँ पर। तो आशा है आपने इस लेख में पूरा जो क्या निचोड़ है वो चीज़ जो है समझने का प्रयत्न किया होगा और इस पाठ को आपने समझा भी होगा। इसी प्रकार की वीडियो आप हमेशा प्राप्त करते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो और आपको मिलते रहे। धन्यवाद।